जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने बेसिक लिया है या स्टैंडर्ड, तो आपको ये पेपर जरूर देखना चाहिए। अगर आपने बेसिक लिया तो भी अगर ये पेपर देखते हो तो आपका जो मैथ्स है पूरी तरह से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से कहूँगा कि हिंदी मीडियम में इस तरह का मटेरियल किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। हर चीज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 1 है स्टैंडर्ड का। पहला प्रश्न है, विधान सही है या गलत, ये लिखना है। ओके, तो उसमें पहला प्रश्न है, 3 वह बहुपदी पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x 15 का एक शून्य है या नहीं, वो जांच करना है। तो जब भी ऐसा दिया जाए कि कोई संख्या दी जाए कि वो बहुपदी का शून्य है या नहीं, तो उसको x की जगह पर रखने का, बरोबर। तो जैसे x है उसकी जगह पर 3 उसका वर्ग माइनस 8, x की जगह पर 3 प्लस 15, 3 का वर्ग 9, 8 तिया 24 और ये 15, 15 और 9 24 माइनस 24 क्या आया, 0। अगर 0 आ जाता है, अगर शून्य आ जाता है तो ये इसका शून्य है, अगर शून्य नहीं आता तो ये इसका शून्य नहीं होता। ओके, अब देखिए ये समीकरण दिया है और पूछ रहा है इसके बीच वास्तविक है या नहीं। ओके, तो अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो तो शून्य वास्तविक होते हैं। डेल्टा अगर प्लस में आया तो शून्य वास्तविक होंगे, डेल्टा लेस देन 0 होगा तो शून्य वास्तविक नहीं होंगे, बराबर। इसको दिमाग में रखना। तो हमारा शून्य वास्तविक है या नहीं, इसको जानने के लिए हम निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा को विवेचक भी कहते हैं, इसको दिमाग में रखना। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के प्लेस पर 5 उसका स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर 8, ये 25 और माइनस 32 क्या आया, माइनस 7। डेल्टा इज लेस देन 0, डेल्टा माइनस में आया है, डेल्टा माइनस में आया यानी इसके वास्तविक बीज हमको नहीं मिलेंगे। ओके, तो यानी ये हमारा जो कथन है वो सही है। अब देखिए ये दिया है एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो ए एन बराबर इतना होगा, ये हमको चेक करना है। तो देखिए ये सूत्र याद रखिएगा, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ओके, तो एस एन तो हमको दिया है, उस पर से हम एस एन माइनस 1 निकालेंगे। तो ये रहा हमारा एस एन माइनस 1, यानी जहां पर एन है वहां पर एन माइनस 1 लिखेंगे। ये जो एन है उसकी जगह पर एन माइनस, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर। एन माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, कैसे कर, देखिए पहले पद का वर्ग एन स्क्वायर, पहला पद गुणे दूसरा पद एन, उसमें 2 का गुणा 2n, अंतिम पद 1 का वर्ग 1, ये आ गया माइनस 4 इंटू एन माइनस 1, 3n स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, माइनस 4n माइनस माइनस प्लस, 3n स्क्वायर माइनस 6 और 4 माइनस 10n, 3 और 4 7, ये आ गया एस एन माइनस 1। ए एन निकालने का ये सूत्र है हमारा। तो एस एन की जगह मैंने ये लिख दिया, एस एन माइनस 1 की जगह पे ये आ जाएगा। अब देखिए माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस माइनस, 3n स्क्वायर में से ये गया, 10 में से 4 घट जाए 6n माइनस 7। ओके, सेकंड मेथड भी बता देता हूं, मान लो अगर सूत्र भूल जाओ तो एस एन दिया तो S1 निकालो। तो S1 होता है वो हमारा A1 होता है, या A बोलिए आप। S1 यानी एक पद का योग, यानी पहला पद। तो n की जगह पर 1, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, कितना आया, माइनस 1। S2 तो 3 n की जगह पर 2 उसका वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 तिया 12, 4 दूनी 8, क्या आया 4, बराबर। तो पहला पद है हमारा माइनस 1। A2 बराबर याद रखना, A2 बराबर होता है S2 माइनस S1। तो यानी S2 है हमारा 4, S1 है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना आया 5। तो डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 है आपका 5, A1 है माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये आया 6। अब ए एन निकालने का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 एन माइनस 1, डिफरेंस हमारा 6 का अंदर गुणा कर देंगे
-1 6 का अंदर गुणा, -1 6 एंड 6 -6 1 जा 6, तो 6 एंड 6 और 1 7। ओके, देखो साइन 50 माइनस साइन 40 कीमत धन होती है, तो देखिए साइन की वैल्यू याद रखिए पहले, 0 30 45 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 √3/2, सॉरी 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। तो इसमें देखो जो कीमत है साइन की वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। ओके, तो साइन 50 माइनस साइन 40, यानी साइन 50 की जो वैल्यू है ये साइन 40 से ज्यादा होगी, यानी ये जहां बड़ी संख्या तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा धन आएगा, यानी ये हमारा जो कथन है ये सत्य है। ओके, 25 और 52 का मसा 1 है, तो 25 का मतलब हुआ 5 × 5, 52 का मतलब हुआ 13 दूनी 26 दूनी 52। मसा में हम वो संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, कुछ भी कॉमन है दोनों में नहीं, तो मसा हुआ हमारा 1, बराबर। यदि फॉर ए वह समीकरण 2x + 3y 23 का एक हल हो तो ए बराबर 5। देखो हमको हल दिया है फॉर ए, तो ये हमारा यह फॉर है x है और ये है हमारा y, और हम पूरा सॉल्व करके फिर से बता दूं, 2x + 3y बराबर 23, तो 2x की जगह पर 4, 3 y की जगह पर a बराबर 23, 4 दूनी 8 + 3a बराबर 23, 3a 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3a बराबर 15, यानी a बराबर 15/3 यानी कि 5। ये आया हमारा आंसर, ये हमारा विधान सही है। ओके, किसी दिए हुए आवृत्ति वितरण के लिए क्या बना करके मध्यस्थ ज्ञात कर सकते, ओजाई वर्ग, मध्यस्थ को माध्यिका भी कहते हैं, याद रखना। किसी की भी घटना क्या संभव नहीं है, तो याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी संभावना > 0 और <= 1 होती है, यानी कभी भी किसी भी घटना की संभावना <1 नहीं हो सकती है। अब देखिए 4/5 का मतलब होता है 0.8, 5/4 का मतलब होता है 1.25। अब ये > 1 आया तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। PA जैम PA डैश = 3 जैम 7, तो PA देखो इसका मतलब हुआ PA/PA डैश बराबर 3/7, यानी P ऑफ A हुआ 3, P ऑफ A डैश हुआ आपका 7। आपको क्या निकालना है, PA, तो PA होगा आपका 3, और इन दोनों का योग करके नीचे रख दो, 3 और 7 10। अगर PA डैश बोला होता तो क्या होता, 7 और इन दोनों का योग 10। दोनों मैंने बता दिया आपको, याद रखना घटना की संभावना इतनी होती। मैं एक के साथ कई प्रश्न बताते जा रहा हूं, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, तो इस बात पे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और 2-3 कमेंट ठोक दीजिए। नेक्स्ट है y = px - 2 की रेखा इस बिंदु में से गुजरती है, तो p की वैल्यू ज्ञात करिए, गुजरती हो। तो देखो y = px - 2, तो यानी देखिए 3 2 दिया है, तो 3 है हमारा x और 2 है हमारा y, तो y की जगह पर 2, x की जगह 3, -2 इधर आके +3 इसके अपॉन में, p = 4/3, बराबर। ये देखिए शीर्ष बिंदु दिए हैं और इस त्रिभुज का मध्य केंद्र निकाला। देखो आकृति बना लो दोस्तों तो अच्छा रहता है। a के यहाँ में 7x, b के यहाँ में y -6, c के यहाँ में 9 10। त्रिभुज के मध्य केंद्र का सूत्र है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। यह सूत्र याद रखना। तो मध्य केंद्र हमको 6 3 दिए हैं, ये है हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ये तो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो x1 ये x1 7 + y + 9/3, y1 कितना अपना x -6 + 10/3। देखिए तो 9 और 7 16 + y/3 बराबर 6। इसके बराबर पहला x 10 में से 6 घटाया 4/3 बराबर 3। ओके, तो क्या होगा, 3 इसके गुणे में जाएगा, 6 3 18, 16 उधर जाके माइनस, तो y बराबर 2। फिर x + 4, 3 इसके गुणे में जाएगा, 3 3 9, 4 उधर जाके माइनस, तो x बराबर 5।
ओके, ये देखिए चढ़ते क्रम में अवलोकन रखे गए, इनका मध्य 16 हो तो x ज्ञात करो। तो ये चढ़ते क्रम में रखे गए, कितने अवलोकन है? 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6। 6 है हमारी सम संख्या। अगर सम संख्या हो n तो मध्यस्थ निकालने का ये सूत्र है, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे में 2। तो m की जगह 16, 6 बटे 2, 6 बटे 2 प्लस 1, तो 2 तियां 6, 2 तियां 6, तो तीसरा पद 3 और 1 4, चौथा पद। तीसरा पद और चौथा पद देखिए, तीसरा पद है x माइनस 2, चौथा पद है x बराबर बटे में 2 था तो 2 16 के गुणे में गया तो 16 दूनी 32। अब देखिए -2 इधर आ गया +2, x और x 2x, 2 इसके बटे में जाएगा तो कितना हो गया? 17। अब दोस्तों मैं आपको बोलूं तो जब आपको 1 मार्क्स में सवाल दिया जाए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। n बराबर हमारा दिया 16, तो बीच वाले पद कौन से हुए? देखो ये 2 छोड़ दिए मैंने, पीछे से भी 2 छोड़ दिए, तो ये दोनों बीच के पद हुए, यानी x माइनस 2 प्लस x बटे 2, तो 16 दूनी 32, 2x माइनस 2, तो -2 इधर आके +2 यानी क्या हो जाएगा? 34। तो x बराबर 34 बटे 2 यानी कि क्या हो जाएगा? 17। डायरेक्ट कर देने का। ओके, ये रीत कब है? 2 मार्क्स में सवाल दिया हो तो। फिर भी मैंने आपको दोनों बताई है डिटेल में। देखिए x अक्ष y अक्ष और रेखा x प्लस वाई बराबर 8 द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे में क्या करने का दिए गए? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया है, तो यहां पे 1 लाएंगे तो इसके लिए इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, बराबर। तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब, बराबर। तो 1/2 आधार भी 8 है, लंब भी 8 है, 2 चौक 8, तो 8 चौक 32। ये हमारा आंसर मैंने डिटेल में बता दिया है। आगे देखिए, -5 12 के उगम बिंदु, इसे हिंदी में कहते हैं उद्भव बिंदु, से इसका डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। तो उद्भव बिंदु के यहां 0 0 होते हैं, बराबर। तो ये हुआ, देखिए ये हुआ हमारा x1 ले लीजिए या x2 लीजिए, x1, ये हुआ y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो हमारा ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। तो 0 माइनस माइनस प्लस 5 उसका होल स्क्वायर, 0 उसमें से 12 घटाएंगे -12 उसका होल स्क्वायर। तो 0 प्लस 5 5, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 169, इसका वर्गमूल 13। ओके, साइन थीटा बराबर 4/5, तो टेन थीटा ज्ञात करो। साइन थीटा बराबर होता है सामने की भुजा बटे में पास की भुजा। तो देखिए मैंने त्रिभुज बनाया, ये थीटा है हमारा, सामने की भुजा हुई हमारी 4, तो ये पास की भुजा हुई 3, सॉरी साइन थीटा, तो ये हुआ हमारा 5, सॉरी आई एम सॉरी, ये हुआ बटे में कर्ण। तो साइन थीटा दिया आपका 4/5, तो ये हुआ हमारी सामने की भुजा 4 और ये हुआ हमारा कर्ण। ओके, तो हो जाएगा ये 3 आ जाएगा, ज्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस की त्रिपुटी आप लोगों को याद होनी चाहिए, 3 4 5। तो एक भुजा 4 है, दूसरी 5 है, तो तीसरी जो भुजा 3 होगी ही, बराबर। या फिर आप इतना जोर लगाने के बदले त्रिपुटी याद रखिए, 1 मार्क का सवाल है। नहीं तो आप पाइथागोरस का सूत्र लगा दीजिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC 5, AB कितना है आपका 4, उसका वर्ग प्लस BC स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 16, यानी BC स्क्वायर बराबर 9, यानी BC बराबर 3। ओके, तो BC 3। अब हमको निकाला टेन थीटा। टेन थीटा जैसे मैंने बताया आपको, सामने की भुजा बटे पास की भुजा। तो सामने की भुजा है 4 और पास की भुजा है 3, 4/3 हो गया है। पूरा डिटेल में समझा है। अब आपको 1 मार्क में त्रिपुटी वगैरह सब याद होनी चाहिए, बराबर, तो आपका भला होगा। 2 वृत्त परस्पर C बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं, AB उनका सामान्य स्पर्शक हो तो AC भी, देखो इस तरह की आकृति बनेगी। ये दोनों वृत्त C से स्पर्श कर रहे हैं, AB उनका स्पर्शक है, तो ये एंगल कितना होता है 90, बराबर। अब देखिए 3x - 5, 5x - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए।
तो 3x माइनस 5 बराबर 0, तो -5 दूसरी तरफ जाके +5, 3 इसके बटे में जाएगा। 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो -3 इधर आके +3, 5 इसके बटे में। n प्राकृतिक संख्याओं का मध्यक, ये सूत्र याद रखना, n प्राकृतिक संख्याओं का मध्यक होता है n+1/2। इसको 2-3 बार लिख लीजिए। एक वाक्य या एक अंक में उत्तर दीजिए। यदि वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल समान हो तो परिमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, लंबाई गुणे लंबाई यानी x², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा, देखिए x² = πr²। अब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पाई अंडर रूट में जाएगा, r² का वर्गमूल r, x बराबर √πr मुझको मिला। निकालना क्या हमको, वर्ग की परिमिति और वृत्त की परिमिति का अनुपात। तो वर्ग की परिमिति होगी 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे x, और वृत्त की परिमिति 2πr। तो देखिए 2 से पहले मैंने काट दिया, 2 दूनी 4, और ये जो x है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, देखिए 2x की जगह लिखूंगा √πr बटे में πr, तो r से r कट गया। ये देखिए √π/π, तो ये √π से इसको काटूंगा तो √π यहां पे बच जाएगा, बराबर। तो हमारा बचा 2/√π, यानी हमारा आंसर हुआ 2/√π, बराबर। अगला है, दो गोलों के घनफलों का अनुपात 125/64 है, तो उनके व्यास का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो गोले के घनफल का सूत्र है 4/3πr³, 4/3πr³। पहले गोले की त्रिज्या r1 ले ली, दूसरे की r2, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, यानी r1³ बराबर हुआ 125/64, यानी r1/r2 बराबर हो जाएगा 5/4। इनका घनमूल निकाला, 125 का घनमूल 5, 64 का घनमूल 4। इनके व्यास का अनुपात, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, जानते होंगे आप लोग, त्रिज्या से दुगुना होता है व्यास। तो ये रेडियस इसका 5 है तो व्यास होगा 10, इसका रेडियस 4 है तो व्यास होगा 8। फिर 2 से काट दिया, 2 से कट रहे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 5/4, बराबर। आगे देखिए, 50 अंक की परीक्षा में आहान 40 से अधिक अंक प्राप्त करे उसकी संभावना ज्ञात करो। तो पहले कुल परिणाम देखिए, कुल परिणाम होंगे 51। जैसे एक तो विद्यार्थी 1 से लेके 50 तक में से कोई भी अंक प्राप्त कर सकता है, और मान लो आप विद्यार्थी एकदम निराला है तो 0 भी तो ला सकता है भाई। आर्यभट्ट ने खोज 0 की ऐसे ही महान विद्यार्थियों के लिए की थी, कैसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं जो 0 ले आते हैं, बराबर। तो 50 ये अवलोकन और एक ये, तो टोटल कितने हो गए, 51 परिणाम हमको मिलेंगे। अब आहान 40 से अधिक अंक प्राप्त करें, तो 40 से अधिक यानी क्या हुआ, 41, 42, 43, इस तरह से 50 तक में कोई भी, यानी m बराबर हुआ 10। तो P ऑफ A बराबर होता है m/n, यानी 10/51। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, दिमाग में रख लेना। अगला है प्रोबेबिलिटी, शब्द में से एक अक्षर पसंद करने पर वह स्वर हो, याद रखो। तो इंग्लिश में जो स्वर होते हैं इसको बोलते हैं वॉवेल। ये है 5, A-E-I-O-U, बराबर, इसको दिमाग में रखिएगा। प्रोबेबिलिटी में कुल अक्षर है 11, यानी n बराबर 11। हमारे पास कितने स्वर है, देखिए 1, 2, 3, 4 स्वर है, यानी m बराबर हुआ 4। हमारे संभावना सूत्र क्या है, P ऑफ A = m/n, 4/11, बराबर। 65 और 117 का मसा ज्ञात कीजिए। तो 65 यानी 13 पंचे 65, 117 यानी 13 नंबर 117। मसा में वो संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, 13। ये हमारा मसा हो गया, ओके। 5 - 2 7 10 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो देखिए ये हो गया हमारा x1, ये होगा हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2, बराबर। तो ये हमने लिख लिया। मध्य बिंदु के यहां याद रखना x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी 5 + 7/2 - 2 + 10/2। 5 और 7 12/2, 10 में से 2 घट जाएगा 8/2, तो 2 से हमको कैंसिल कर दिया, 2 × 12, 2 चौक 8, 6 और 4, ओके। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। एक खेल के मैदान में एक वृत्ताकार मार्ग होता है। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं,
जबकि रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही समय में एक ही दिशा में चक्कर लगाना शुरू करते हैं। एक ही बिंदु से कितने मिनट बाद दोनों दोबारा उसी बिंदु पर मिलेंगे? तो सोनिया को लगा समय 18 है और रोहन को लगा समय, रवि को लगा समय है 12 मिनट। ओके, तो जब ऐसा दिया हो ना कि कितने समय बाद मिलेंगे अथवा कितने समय बाद कोई घटना होगी, तो उसमें LCM लगाते हैं, लसा आ। तो 18 और 12 का लसा निकालेंगे। 2 से भाग दिया, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से भाग देंगे, 9 में भाग नहीं जाए तो 9, 2 3 6, फिर 3 से, 3 3 का 9, 3 एकम 3, तो यह इनका गुणा कर दिया तो यह है 36, यानी 36 मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे। देखिए, सिद्ध करो कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो सवाल याद रखना दोस्तों, ऐसे सवालों में जो भी रूट वाला है उसको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। तो अपने इससे उल्टा मान ले, चलो हमने मान लिया कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, तो और 6 + √2 बराबर a/b लिया, जहां a और b क्या है? पूर्णांक। अब क्रॉस गुणा किया, b इधर आ जाएगा, b आ जाएगा 6 + √2 के गुणे में, तो 6b + √2b, 6b को तो ले जाऊंगा माइनस, b इसके बटे में, तो क्या हुआ हमारा √2। इस प्रकार a - 6b/b क्या है? परिमेय संख्या है, और ये किसके बराबर? √2 के। लेकिन √2 तो परिमेय संख्या नहीं है, √2 परिमेय संख्या नहीं, यानी 6 + √2b परिमेय संख्या नहीं है। ओके, बहुपदी x² - 3 के शून्य याद करो। तो देखिए, याद रखना, x² - 3, इसको देख के हमको a² - b² वाला फॉर्मूला याद रखता है। तो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, यानी इसको मैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। वही मैंने किया, 3 की जगह √3 का होल स्क्वायर। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा x + √3 x - √3। अब इसके शून्य निकालने हैं, तो x + √3 बराबर 0, तो प्लस √3 उधर जाकर माइनस, x - √3 बराबर 0, तो माइनस √3 उधर जाके प्लस, तो इसके शून्य -√3 और प्लस √3। अब क्या करना है? इसके संबंध की जांच करनी है। तो सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी -√3 + √3 क्या आया? 0। हमारा समीकरण था x² - √3। x वाला पद नहीं है तो उसकी जगह 0x लिख लेने का, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो यहां हमारा a है 1, b है 0, c है -√3, लिख दिया मैंने। ये तो हमने निकाला 0 आया, फिर हमारा सूत्र क्या है? -b/a, तो b है हमारा 0/1 यानी 0। शून्यवा गुणा यानी अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा यानी -√3 × √3 क्या आया? -3। हमारा सूत्र क्या है? c/a यानी -3/1 यानी -3। ओके, अगला है इनका सुरेख का हल आदेश की रीत से निकालना है। तो आदेश की रीत को समझिए। आदेश की रीत में किसी एक को हम सूत्र का कर्ता बनाते हैं, बराबर। तो हमने समीकरण 2 का उपयोग किया। समीकरण 2 है हमारा √3x - √8y = 0। तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें √3x को इधर रहने दिया, तो -√8y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √8/√3y। यह x की वैल्यू मिल गई। किस पे से निकाली? समीकरण 2 पर से, बराबर। यही मैंने नीचे समझाया। तो ये जो x की वैल्यू मिली, ये समीकरण 2 से मिली है, तो इसको रखेंगे समीकरण 1 में। यहां कंफ्यूजन होता है। आपने अगर वैल्यू xn एक समीकरण से निकाली है तो उसको 2 में रखेंगे, 2 पे से निकाला है तो उसको 1 में, बराबर। तो समीकरण 1 हमारा ये रहा, √2x + √3y। तो क्या करेंगे? √2 और जहां x है उसकी जगह लिखोगे आप √8/√3y + √3y = 0। तो यहां पे आपको लसा लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 √16y/√3। और यहां पे देखिए √3 × √3 3y/√3 बराबर 0। तो √16 का वर्गमूल 4y + 3y/√3 = 0। तो क्या हो जाएगा? 7y = 0। समझ रहे आप? 4y + 3y 7y हुआ, तो y बराबर 0/7 यानी कि 0। ये मैंने कर दिया, बराबर। या आप शॉर्टकट में कर दो, y कॉमन ले लो, बराबर। तो ये इसके अपॉन में जाएगा तो 0। ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा। अब ये y की वैल्यू जो है, हम अपने जो निकाला था सूत्र के कर्ता से, हमारा ये वैल्यू हमने निकाली थी
क्या था हमारा x प्लस √8 अपॉन √3 इंटू वाई। तो y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो x बराबर √8 अपॉन √3, y के प्लेस पर 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। ओके, तो हमारे आंसर आए x और y के वैल्यू आई 0 0। दिमाग में रख लेना दोस्तों। यह समीकरण दिया, इनका हल हमको लोभ की रीत से निकालना है। तो समीकरण 1 देखिए, तो यहां पे y का सगुणक हम 3 ला सकते हैं बड़ी आसानी से, और हमको निशानी भी नहीं बदलनी पड़ेगी क्योंकि नीचे माइनस है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा किया, तो 3 का गुणा समीकरण 1 में करूंगा मैं, तो 3x प्लस 3y 5 दिया 15। 3 का गुणा सबके साथ होगा, तीनों के साथ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। देखिए 3y में से 3y का लोभ, 2 और 3 5x, दोनों प्लस से जुड़ गए, 15 और 4 19, तो x बराबर 19/5। अभी x का मान समीकरण 1 में रख दिया, x की जगह 19/5। 19/5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब लसा लेंगे, देखिए 5 y बराबर 5/1 माइनस 19/5, तो लसा आपका 5 आएगा। 5 का ऊपर नीचे गुणा 25 माइनस 19/5 यानी क्या हुआ 6/5। ये हमारा आंसर आ गए 19/5 और 6/5। ओके, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। tan a बराबर 1, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर 1 हमको सिद्ध करना है। tan a बराबर 1 यानी tan 45 बराबर 1 होता है, यानी a बराबर क्या हुआ 45। tan a बराबर 1 यानी 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं tan 45, यानी a बराबर क्या हुआ 45। अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ले लिया, इसमें हम रख देंगे 2 साइन a की जगह 45, cos 45 की cos a की जगह cos 45, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। तो देखिए √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2/2 क्या आएगा 1। ओके, तो फिर यहां लिख देने का दोस्तों इस प्रकार, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिद्ध हो जाता है। ओके, अगला देखिए, साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी। तो साइन 75 का मूल ज्ञात कीजिए। तो मैंने ले लिया a बराबर 45, b बराबर 30। 45 और 30 75 होता है बराबर। अब आप पूछोगे भाई मैंने 45 और 30 क्यों लिया, क्योंकि हमको 45 और 30 डिग्री की वैल्यू हमको मालूम है। तो देखिए a की जगह ये हमारा जो समीकरण उसमें वैल्यू रखी, a की जगह 45, b की जगह 30, साइन a यानी साइन 45, कॉस b यानी कॉस 30, कॉस a यानी कॉस 45, साइन b यानी साइन 30। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। देखिए √3 2√2, एक एकम 1 2√2, दोनों का हर समान है, तो क्या हो जाएगा √3 + 1/2√2। सवाल 2 बार करिए दोस्तों, सभी पेपर 2-3 बार कर लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी भविष्य में। ओके, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सम है, हमको इसके बराबर ये सिद्ध करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया है और tan और कोट लाना है। तो जब मैंने सेक और कॉसेक को देखा तो मुझको ख्याल आया कि जिंदगी धूप तुम घना साया। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा या 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा ये रहे, 1 + 1 क्या हो गया 2। अब इसका मध्यम पर 2 tan थीटा कॉट थीटा होना चाहिए था, तो मैंने लिख दिया tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब भाई ऐसे ही नहीं लिख दिया, 2 था, मैंने उसमें 1 का गुणा करूं तो भी ये 2 ही रहेगा, और 1 क्या होता है ये दिया, देखिए क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, इसलिए मैंने उसकी जगह लिख दिया। अब ये हो गया पूर्ण वर्ग पदावली। तो पूर्ण पदावली में क्या करते हैं, पहले पद का वर्गमूल, अंतिम पद का वर्गमूल, उसका होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो रूट हट जाएगा, यानी क्या मिला स्क्वायर हट जाएगा, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा सिद्ध हो गया। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर। अब देखिए वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर अंतर पर आया बिंदु, वृत्त ए लिया हुआ है, स्पर्शक की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
तो देखिए ये वृत्त के केंद्र से ये जो बिंदु है ये है 5, ये स्पर्शक की लंबाई है 4, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। अभी हाल देखा था पाइथागोरस की त्रिपुटी 3, 4, 5, बराबर। तो क्या होगा, ये इसमें ए बी कर्ण है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस का नियम। ए बी यानी 5 का वर्ग, बी सी स्क्वायर इसी की जगह 4, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 माइनस 16 यानी 9, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी हमारी त्रिज्या हुई 3 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है। अब इसका हमको मध्य ज्ञात करना है। हमने देख लिया वर्ग लंबाई समान है, कोई समस्या नहीं है। तो मध्य कीमत कैसे निकालते हैं? मध्य कीमत 200 प्लस 299 बटे 2, 499 बटे 2 यानी क्या आएगा 249.5, ये लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद निकालते हैं h, यानी कितने का डिस्टेंस। देखो 300 में से 200 घटाया 100, 400 में से 300 घटाया 100, 500 में से 400 घटाया 100, यानी 100 का डिफरेंस, यानी h बराबर 100। अब 100 जोड़ते जाएंगे। 249 में 100 जोड़ा 349 में 100 जोड़ा 449 में 100 जोड़ा 549, 100 मैंने जोड़ लिया। फिर ये जो बीच वाला है इसको मैंने माना a का मतलब याद रखना माना हुआ मध्यक, a यानी माना हुआ मध्यक। तो जिसको a माना उसके सामने 0, -1, -2, -3, नीचे प्लस में। अब fi ui यानी fi और ui का गुणा, 3 त्रिका 9, 61 दूनी 122, 118 एकम 118, 136 गुणे 0, 126 एकम 126, 151 दूनी 302, 2 3 6। तो ये n हमारा टोटल हुआ 600 सिग्मा fi। अब इन सब का जोड़ घटाव करेंगे तो हमको मिल रहा है 185। अब ये हमारा सूत्र है, a है हमारा 549.5, सिग्मा fi हुआ 185 बटे 600 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 6 से 185 में भाग दिया तो आया 30.83, दोनों को जोड़ दिया। क्लियर। 35वां सवाल देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि पहले त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई 12.1 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। तो त्रिभुज ABC और है PQ स्क्वायर, PQR सॉरी, बराबर। तो मान लिया कि पहला जो है इसकी मध्यिका ले ली हमने AD, ये इसकी मध्यिका है, इसकी मध्यिका ले ली हमने PM। तो ये सूत्र होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR बराबर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, जो ये वो लिख सकते हैं। इसी तरह मध्यिकाओं का भी वर्ग होता है। तो देखिए 121 बचे 64, अब ये स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने इसको अंडर रूट में ले लिया, AD अपॉन PM। तो 121 का वर्गमूल 11, 64 का वर्गमूल 8, AD हमको दिया है 12.1। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, देखिए यहां पे मैं समझा दूं, 11 बटे 8 12.1 बटे PM, क्रॉस गुणा हो जाएगा तो 11 गुणे PM बराबर 12.1 गुणे 8, तो PM बराबर हो जाएगा 12.1 गुणे 8 बटे में 11, 11 से इसको कैंसिल करूंगा 11 बार जाएगा, 11 गुणे 11 121, तो ये हो जाएगा 8.8। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सूत्र को दिमाग में रखना। दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और उनका गुणनफल है 143। योग है 24, तो माना कि पहली संख्या है x, तो दूसरी होगी 24 माइनस x। तो देखिए टोटल में से पहली संख्या घटा दो तो क्या मिलेगा, दूसरी संख्या। इनका गुणनफल है 143, यानी प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 143। पहली संख्या x, दूसरी 24 माइनस x बराबर 143। इनका गुणा करेंगे, x का 24 में गुणा 24x, x का x में x स्क्वायर बराबर 143। इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस 24x उधर जाके माइनस प्लस 143 इज इक्वल टू 0, यानी 13 गुणे 11 बराबर होता है 143। वो आप लोग करते रहना। तो ये हो जाएगा x माइनस 13 x माइनस 11 बराबर 0, यानी x बराबर 13 अथवा x बराबर 11। अब देखो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी दोनों परिणाम संभव हैं, तो आपको दोनों दर्शाने पड़ेंगे।
दोनों परिणाम संभव है तो दोनों आपको दर्शाने पड़ेंगे। मैंने सॉल्यूशन आपको पहले ऊपर भी बताया था, नीचे भी देख लीजिए, बराबर। इसका गुणनखंड की विधि से मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसके बटे में 1 लिख सकता हूं मैं। लसा लेंगे, लसा आएगा 8, तो 8 दूनी 16x², 8 इसके गुणे में जाएगा 8x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमको मिलेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब 16 एकम 16, 8 लाना है, 4 चौक 16 बराबर इज इक्वल टू 0। 16 और 4 में 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, माइनस 1 कॉमन लिया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1 यानी x बराबर 1/4, अथवा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4। ये इसके शून्य है। 2 बार में बता दिया, एक बार बहुपदी इसको हमको x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है। तो देखिए हमारे पास x² है और हमको 3x की पावर 4 लाना है, तो क्या करो 3x की पावर 4 को x² से भाग दो, तो क्या आया 3x², यानी 3x² से गुणा किया। तो देखिए 3x² इंटू x², 3x की 4, 3 3 9x², 3 एकम 3x², निशानी बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो इसमें से कैंसल, -9 में से 5 घटाया -4, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब हमारे पास x² है और हमको लाना -4x³, तो इससे x² से भाग दो, तो क्या बचा -4x। तो -4x का गुणा किया, -4x³ -4 3 12x², 4 एकम 4, निशानी बदल देंगे हम, तो इससे कैंसल, 12 में से 10 गया 2x², ये दोनों प्लस से जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6x प्लस 2, x² है 2x² लाना है, 2 का गुणा, तो क्या जाएगा 0। तो भागफल आया ये और शेष आया 0, बराबर। एक ट्रेन की स्पीड है 360 किलोमीटर, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करे या बढ़ा दें तो यह समान दूरी तय करने में 1 घंटे का समय कम लगता है। तो पहले याद रखिए, गति बराबर होता है दूरी बटे समय, इसी तरह समय बराबर होगा दूरी बटे में गति, ये याद रखिए। तो हमने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहला जो हमने कितना डिस्टेंस तय किया 360 किलोमीटर, और समय लगा और स्पीड थी हमारी x, तो हमको समय लगा 360 बटे x घंटा, बराबर। अब हमने क्या किया, स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5। पहले हमारी स्पीड x थी, 5 किलोमीटर प्लस कर दी तो x प्लस 5 हो गई, घटाने का है तो माइनस कर देने का। तो जो दूसरा समय लगेगा, दूसरा टाइम होगा 300, डिस्टेंस कितना था 360, स्पीड हो गई हमारी x प्लस 5, ये दूसरा समय। 2 समय हमारे, एक t1 था हमारा 360 बटे x और दूसरा समय ये, तो इसमें स्पीड कम है, तो जिसमें स्पीड कम होगी उसमें समय ज्यादा लगेगा, यानी कि t2 माइनस t1 बराबर 1। तो t2 था 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। 1 को मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर। अब लसा लूंगा तो लसा आएगा हमारा x और x प्लस 5, 360 बटे में x है तो गुणे में जाएगा x प्लस 5, 360 बटे में x प्लस 5 है तो गुणे में जाएगा x, 1 बटे में x है तो गुणे में जाएगा x और x प्लस 5 बराबर 0। तो 360x ये हो जाएगा 1800 माइनस 360x माइनस x² माइनस और प्लस माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो इसमें से एक घट गया, क्या बचा -x² माइनस 5x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, अब यहां बता दूं
माइनस कॉमन होगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। 1800 का गुणनखंड करके 5 लाना है तो 45 गुणे 40, तो x प्लस 45 x माइनस 40 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 45 अथवा x बराबर 40। अब कभी भी स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हमारा आंसर होगा x बराबर 40। वही चीज मैंने यहां पे आसानी से और बता दिया है, 2 बार आपको दिखाया। पोज करिए वीडियो को, और अगर आप लोगों को ऐसा लगे थोड़ा थकान लगे तो पोज कीजिए, जहां रुकना वहां 2 बार देखिए। समांतर श्रेणी हमको दी है, इसमें अंत से प्रथम की तरफ 11वां पद हमको निकालना, लास्ट से 11वां। तो ए यानी पहला पद है माइनस 62, डिफरेंस A2 माइनस A1 यानी माइनस 59 माइनस 62 माइनस माइनस प्लस क्या आया प्लस 3, बराबर। अब इसका अंत से 11वां पद निकालना, तो मैंने क्या किया दोस्तों, इसको मैंने उल्टा लिख दिया श्रेणी को। देखिए 3 का डिफरेंस है ना, तो माइनस 62, फिर क्या आ जाएगा, 3 डिफरेंस कर दो माइनस 59, फिर आएगा माइनस 56, और फिर क्या हो जाएगा 4 7 10। गड्डी मैंने रिवर्स में ले ली दोस्तों, और 11 पद निकाल लो, बराबर। तो यहां पे a बराबर माइनस 62, डिफरेंस हो गया हमारा 3, n बराबर 11। याद रखना मैंने ये जो एपी है उसको उल्टा कर दिया है, हाँ इसको दिमाग में रखिए, मैं दोबारा दोहरा दूं। 62 जो अंतिम पद का उसको मैंने पहला पद कर दिया है इस तरह से। तो हमारा सूत्र यह आएगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a माइनस 62, 11 माइनस 1 डिफरेंस थी माइनस 62, 11 में से 1 गया 10, 10 3 30, क्या आया माइनस 32। एक्स पर एच पर बिंदु a 1 माइनस 5 b माइनस 4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या अनुपात में विभाजन करता है, विभाजन बिंदु के याम भी ज्ञात करिए, बराबर। एक्स अक्ष बोला है, बराबर। तो याद रखना एक्स अक्ष अगर विभाजन करता है तो उसके याम होंगे a0, अगर y अक्ष विभाजन करता है तो उसके याम लेंगे हम 0b, बराबर। और रेशियो हमने ले लिया k/1, बराबर। तो ये हो गया हमारा x1, ये y1 जो मैंने लिख दिया ऊपर, ये x2, ये y2, बराबर। तो हमने ये हमारा याम निकालने का सूत्र है, हमने इसमें वैल्यू रख दी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस m1 m प्लस n, बराबर। तो यहाँ m और n कर देता हूं मैं, m n ज़्यादा आसान रहता है। तो देखिए m x2 यानी माइनस 4, x1 यानी 1 अपॉन m प्लस n, इस तरह से हमने किया। तो सबसे पहले जो 0 वाला याम है उससे तुलना करेंगे, बराबर। तो 0 वाला याम 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 बराबर 0, तो k प्लस 1 0 के गुणे में जाएगा तो 0, तो क्या हो जाएगा 5k माइनस 5 बराबर 0, यानी 5k इज इक्वल टू 5, यानी k बराबर 5/5 यानी कि 1, बराबर। अब हमको x याम चाहिए, तो जहां x याम में k की जगह पर 1 रख देंगे, माइनस 4k प्लस 1, ये हमारा आंसर। देखो ये माहिती दी, इसका मध्य के 43.75, तो f का मान हमको ज्ञात निकालना है। तो मध्यक दिया तो मध्यक का ही सूत्र लगाएंगे दोस्तों। तो इसकी मध्य कीमत होगी 0 प्लस 10/2, यानी 10/2 बोले तो 5। h वर्ग लंबाई 10 है, 10 का डिफरेंस है, तो देखिए 5 5 में 10 जोड़ा 15, 10 25, 10 35, 10 45, 10 55, 10 65, 10 75, 85, 95। इसमें जो एक चीज याद रखना, जब हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी अज्ञात आवृत्ति निकालनी हो, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले को ही ए लेंगे, यानी 65 हो हमारा ए, तो उसके सामने 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, नीचे 1 2 3। ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, इतनी बार बता चुका हूं मैं। FI/UI यानी FI और UI का गुणा, 8 6 48, 4 5 20, 20 चौक 80, 45 गुणे 3 135, 64 दूनी 128, 32 एकम 32, 8 एकम 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बराबर। सिग्मा FI यानी 185 प्लस F, ये सिग्मा FI/UI, ये हमारा सूत्र है। x बार 43.75, बराबर। यहां भी 75 आएगा।
65 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 425 में 10 का गुणा 4250, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस 21.25। अब क्या कर रहा हूं देखो दोस्तों, 18.5 185 प्लस एफ को मैंने इधर रखा, ये इसके बटे में जाएगा माइनस 4250 माइनस 21.25, दोनों का माइनस निकाल दिया और इसका डेसिमल दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100, 2125 दूनी 4250 होता है, तो 185 प्लस एफ बराबर 100 गुणे 2 200, तो एफ बराबर होगा 200 माइनस 185, यानी एफ बराबर होगा 15। बराबर। अगला देखिए, प्रमेय याद कर लें दोस्तों, ये रोकड़िया नंबर है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से गुजरने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। ये जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या पे लंबवत होती है, ये सिद्ध करना है। तो हमको क्या दिया है कि वृत्त का केंद्र O है और एक्स वाई वृत्त का स्पर्शक है, ये हमको दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है कि OP ये एक्स वाई पर लंब है। तो हम एक्स वाई पर एक बिंदु लेते हैं Q, बराबर, और OQ को मिला दिया, हमने मिला दिया। अब हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही काटती है। ये जो एक्स वाई स्पर्श रेखा है वो एक बिंदु पे काटती है, हम जानते हैं, बराबर। यानी कि ये इस बिंदु के अलावा जितने भी बिंदु होंगे क्या होंगे, वृत्त के बाहर होंगे, बराबर। तो अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। ये बिंदु Q हमने जो लिया स्पर्शक पे, ये वृत्त के बाहर होगा, क्योंकि ये जो स्पर्शक एक ही बिंदु पे स्पर्श करता तो बाकी बिंदु क्या होंगे, वृत्त के बाहर। यानी कि OP इज लेस देन OQ। OP क्या है, OQ से छोटा है, बराबर। तो ये बिंदु, और देखिए ये जो OP है ये स्पर्शक और केंद्र के बीच का सबसे छोटा अंतर है, बराबर। और बाकी सभी अंतर क्या होंगे, एक्स वाई के ऊपर अन्य कोई भी बिंदु लेंगे वो इस त्रिज्या से क्या होगा, OP से बड़ा होगा। यानी वो एक ही मात्र बिंदु है P जो शॉर्ट डिस्टेंस यानी OP क्या हो गया, इस पे लंब हो गया, बराबर। यानी OP जो है O से एक्स वाई के बीच अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। किसी बिंदु O से एक रेखा एक्स वाई के अन्य बिंदु OP से रेखा एक्स वाई पर लंब होती है, इसलिए हमने सिद्ध कर दिया। अगला देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर लंबवत होती है। तो लघु वृत्तखंड और गुरु वृत्तांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे लंबवत दो त्रिज्या है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। लघु वृत्तांश और लघु वृत्तखंड को समझिए, ये जो है ये हो गया हमारा लघु वृत्तांश, यानी OAPB ये हो गया लघु वृत्तांश, बराबर। और ये जो कटोरे जैसा बन रहा है ये नीचे ये वाला हिस्सा, ये हो जाता है लघु वृत्तखंड, बराबर। तो सिंपल लॉजिक समझिए, क्या करेंगे, लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लघु वृत्तांश के क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो देखो पाई हमारा 3.14, रेडियस है 10 और 10, थीटा 90 बटे 360। तो देखिए मैं कैंसिल करना बता दूं, 314 गुणे 10 गुणे 10, थीटा है हमारा 90 बटे में 360, और इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 100, 0 0 0 0 कट गया, 90 से इसको काटा 4, 2 दूनी 4, 2 से काटा इसको 157, 157 में 2 से भाग देंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बराबर। कैंसिल करना भी मैंने बताया है, इसको दिमाग में रख लेना। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो ये OA आधार है तो OB लंब है, 2 पंचे 10, क्या आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का बराबर क्या होता है, लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो घटाने पाया 28.5। गुरु वृत्तांश का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल घटा दो तो हमको मिल जाता है, ये सूत्र है भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई है 3.14, रेडियस त्रिज्या हमारी 10 गुणे 10, और लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल 78.5 हम निकाल चुके हैं। तो 10 गुणे 10 100,
3.14 गुणे 100, इसमें 2 शून्य है तो 0.2 संख्या आगे की ओर सरक जाएगा, यानी हो जाएगा 314 माइनस 78.5। ऐसे सवालों को 2 बार लगाइए तो ही आपका भला होगा। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति में दर्शाए गए प्याले के में जूस देता है। बेलनाकार कप के अंदर का व्यास 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अर्धवृत्ताकार कप के आधार पर फैला हुआ था ताकि कप की क्षमता कम हो जाए। यदि कप की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आभासी क्षमता और उसकी वास्तविक क्षमता ज्ञात करो। यानी ये है हमारा 10 और ये हमारा रेडियस है 5, ये व्यास है 5, यानी रेडियस होगा हमारा 2.5, आधा, व्यास का आधा। तो देखिए प्याले का व्यास है 5 तो त्रिज्या उसकी आधी 2.5 और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। पहले हमने निकाल लिया बेलनाकार का घनफल, तो ये हमारा इतना आया। इस सूत्र याद रखना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3.14, आर का स्क्वायर आर है हमारा 2.5, 2.5 गुणे 2.5 बटे 10। देखिए 314, 2.5 गुणे 10 और बटे में लिख दिया मैंने 100, बराबर। 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से इसको काट दिया 157, यानी 1.57 गुणे 125 करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, बराबर। अब नीचे का जो ये हिस्सा ये कैसा है, अर्धवृत्ताकार है, अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोलक का क्षेत्र घनफल का सूत्र ये रहा 32.71। यानी अगर ये अर्धगोलक नहीं होता तो इतना जूस आता, लेकिन अर्धगोलक के कारण इतना जूस की क्या कर रहा है, जूस बेचने वाला गापची मार रहा है, बराबर। तो आभासी यानी हमको आभास दिख रहा है कि इतना हो रहा है और अर्धगोलक का इतना हिस्सा है, यानी हमको एक्चुअली इतना एरिया में ही हमको जूस मिल रहा है, बराबर। अगला देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो 3 गोले हैं, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर। तो याद रखिए दोस्तों, टिप दे रहा हूं मैं आपको, जब किसी वस्तु को पिघला करके दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का घनफल समान होता है। यानी गोले का घनफल बराबर होगा पिघलाए गए गोलों का घनफल, यानी उनका टोटल, बराबर। तो जो गोला हमारा बन रहा है उसकी रेडियस मैंने ले लिया, पहले गोले का घनफल, दूसरे गोले का घनफल, तीसरे गोले का घनफल, बराबर। आगे क्या किया दोस्तों, देखो मैंने 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आया R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, बराबर। अब इससे ये कट गया, यानी R क्यूब बराबर होगा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब। R1 यानी 6 का घन 216, R2 यानी 8 का घन 512, 10 का घन 1000, तो 1728। अब दोस्तों अब 1728 का निकालना है तुमको क्यूब रूट, घनमूल। तो उसकी ट्रिक बता दूं, ये वैदिक गणित के आधार होता है। तो देखिए 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, बराबर। इसके पीछे का आंकड़ा कितना है 8, तो 8 किसका घन करने पे आता है 2, यानी इसके पीछे की संख्या होगी 2, बराबर। समझिए दोस्तों, पीछे इसके 8 है तो 8 किसका घन करने पे आता है 2, यानी इसका इकाई का अंक होगा 2। इसके बाद इन 3 संख्याओं को छोड़ दो। अब ये एक किन 2 संख्याओं के घन के बीच में, तो 1 के घन और 2 के घन के बीच में, उसमें से छोटी संख्या ले लो, यानी ये, तो हमारा घनमूल हो गया 12। आपको रटने की जरूरत नहीं, कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, वैदिक गणित आप अप्लाई कीजिए, बराबर। ये जो रचना है ये आप लोग खुद कीजिएगा, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ओके दोस्तों, मुद्दे का आप विशेष ध्यान रखिएगा, या इसमें मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त है ये पहला वाला, छोटा वाला वृत्त, बड़ा वृत्त है 6 सेंटीमीटर वाला। अब हमने क्या किया, ये बना दिया PQ, ये क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके लंब द्विभाजक की रचना कर रहे हैं PQ के। तो क्या किया, P केंद्र लिया और त्रिज्या ले आधे से ज्यादा, तो ऊपर और नीचे चाप काट दिए।
फिर क्यू केंद्र लिया, त्रिज्या लिया आधे से ज्यादा, जो थी पहले वही, यहां पे और यहां पे चाप काटा, इसकी रचना की हमने, बराबर। अब ये जिस बिंदु पे काट, ये इसकी रचना की। अब एम केंद्र और पीएम त्रिज्या वाला वृत्त बना दिया, ये इन दो बिंदुओं पे काट रहा है, ये हो गए हमारे स्पर्श बिंदु, यहां से हमने ये खींच दिया, बराबर। मुद्दे में दिखेंगे, पहले 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के समकेंद्रीय वृत्त की रचना की, बराबर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या का आधे से ज्यादा चाप लेकर चाप गया, जो एक लंब रेखा की रचना की। ये मुद्दे आप लोग देखते रहे ना। अब मैं आगे चल रहा हूं, ये सवाल है, देखिए 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में करते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष उसको 3 दिन में करते हैं। तो इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा और एक पुरुष को कितना समय लगेगा, बराबर। तो मान लीजिए कि एक महिला उस काम को x दिन में पूरा करती, जो आपको ज्ञात करना उसको ही मानते हैं। महिला को उस काम को पूरा करने में x दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x, बराबर। मान लीजिए पुरुष उस काम को y दिन में करता है, तो पुरुष को एक दिन में काम होगा 1/y। अब देखिए क्या पहली कंडीशन है, 2 महिला, एक महिला 1/x काम करती है, 2 महिलाएं 2 × 1/x करेगी। 5 पुरुष, एक पुरुष y 1/y करता है, तो 5 पुरुष 1/y, उनको टोटल दिन लगता है 1/4, बराबर। 4 दिन लगते हैं, तो उसको लिखेंगे हम 1/4, यानी उसका एक हिस्सा होता है उसमें। तो ये हमारा पहला समीकरण बना। इसी तरह दूसरा बनाया, बराबर। 3 महिलाएं और 6 पुरुष, इनको 3 दिन में काम होता है, यानी एक दिन का काम हुआ 1/3। अब देखिए समीकरण बन गए आपके। हमने क्या किया, ऐसे बदले मैं आपको दूसरी इजी मेथड बता देता हूं, इसमें कंफ्यूज हो जाएगी। समीकरण है आपका, पहला है 2/x + 5/y बराबर 1/4। तो 1/x बराबर a, 1/y बराबर b ले लो, तो क्या हो जाएगा 2a + 5b बराबर 1/4। तो 4 दूनी 8 है, 5 दूनी 10b बराबर 1, समीकरण 1। फिर है ये 3x यानी 3a + 6b बराबर 1/3, क्रॉस गुणा कर दिया, 3 3 9 है, 6 3 18b बराबर 1, ये समीकरण 2। फिर इस तरह से हल करो, देखो समीकरण 1 था आपका 8a + 10b बराबर 1, 9a + 18b बराबर 1, बराबर। 90 ले आते हम, 10 9 90, 18 5 90। फिर उसके बाद तो आप कर सकते हो, इस ढंग से करिए, यह मेथड ज्यादा आसान रहेगा, बराबर। अगला देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक बिंदु 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार के मीनार के तल और शिखर की उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है, बराबर। तो देखिए ये हमारी पूरी बिल्डिंग ले ली हमने ए बी, ये जो टावर के सहित ऊंचाई है ये h है, और ये हमारा बिंदु D, यहां से हम उसको देख रहे हैं, तो छेद कोण हमको मिल रहा है 45 और 60, ये आप दिमाग में रखिए, बराबर। और 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर तो देखिए भवन की ऊंचाई है 20 और अपने इसकी ऊंचाई ले ली h, बराबर। तो यहां जो जो लिया हमने लिखा कि भवन की ऊंचाई 20, संचार टावर की ऊंचाई h, d जमीन पर का बिंदु है, यह एंगल ADB 45 और एंगल CDB बराबर 60। देखिए ADB ये 60 और CDB ये 45। अब देखिए पहले हम ये ले लेते हैं एंगल, कोई भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, DBC, तो tan D बराबर होगा BC/BD। तो tan 45, BC क्या है आपका 20,
बटे बी डी। 10/45 1 होता है, यानी बी डी बराबर आपको मिला 20, बराबर। देखिए अब दूसरा लिया ए बी डी, तो 1060 बराबर ए बी अपॉन बी डी, 1060 यानी √3 h प्लस 20 अपॉन एक्स, बराबर। तो x इधर आएगा √3 इसके बटे में। अब क्या करेंगे, जहां पर x है वहां हम लिखेंगे 20। देखिए इस समीकरण में जहां x है क्या था, देखिए x बराबर h प्लस 20 अपॉन √3, तो x की जगह लिखा मैंने 20, h प्लस 20 अपॉन √3। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, तो 20 गुणे √3 बराबर h प्लस 20, बराबर। तो 20 को मैं इधर ले आऊंगा, 20 गुणे √3 माइनस 20 बराबर h। 20 को मैं ले लिया मैंने, तो क्या बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h, बराबर। तो मीनार की ऊंचाई हुई हमारी h बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1, बराबर। देखिए ये सवाल देखिए, ऐसे देखो जैसे ऊपर वाला सवाल, ये बड़े बड़े सवाल 2-3 बार हल कीजिए तब आपका भला होगा। एक शंकु के तिर्यक काट की आकार की डोल है, ये रही हमारी डोल। डोल की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, जहां r लेस देन 14, यानी नीचे की त्रिज्या 14, ऊपर की त्रिज्या है r। क्लियर, यानी r1 14, r2 r है और ऊंचाई हमारी 15। याद रखना 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर, बराबर। तो ये जो 5.39 लीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने 1000 का गुणा किया, तो क्या मिला 5390, यानी इसका घनफल है 5390। शंकु के तिर्यक काट का घनफल का सूत्र है 1/3 पाई h r1 क्यूब r2 क्यूब इंटू r प्लस r1 इंटू r2। तो देखो 5390, 1/3 पाई 22/7, ऊंचाई हमारी 15 है, r1 हमारा 14 उसका स्क्वायर, r2 का स्क्वायर 14 गुणे r। अब देखो 3 और 3 से इसको काट दिया, 3 × 5 = 15, 7 ऊपर जाएगा, 22 और 5 नीचे आएंगे। तो इससे हम जब इसको कैंसिल करेंगे, जैसे 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 नम्मा 99, 0, 2 से इसको काटा तो आया 245, 245 को 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 नवा 45, 49 गुणे 7 343 आया, बराबर। अब 196 इधर आके माइनस, तो आया 147, 147 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो माइनस। अब 147 का गुणनखंड करके आपको लाना है 14, तो क्या हो जाएगा 21 गुणे 7, बराबर। कुछ नहीं हो तो इस तरह से खंड कर दीजिए, 3 से भाग दिया, 3 दूनी 14 और 3 नवा 27, सॉरी 3 दूनी आई एम सॉरी 3 से 147 को भाग देना है, 3 चौक 12 और 3 नवा 27। वन मिनट, फिर 49 को 7 से भाग दिया, 7 7 49, तो क्या होगा 7 21 गुणे 7। इस तरह से खंड करके आप लोग ला सकते हो, तो हमारा आंसर आएगा r बराबर 7। तो अगला देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो देखो त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बराबर, और कोण भी समकोण है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो हमने क्या की, PQR की रचना की, जिसमें Q है हमारा 90 और AB बराबर है PQ और BC बराबर है QR। ये हमने इस तरह से रचना की। अब ये PQR में कोण Q समकोण है तो पाइथागोरस का नियम लगेगा, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब PQ किसके बराबर है, PQ बराबर है आपके पास AB, देखिए तो लिखा AB स्क्वायर, QR के बराबर क्या है BC, यानी BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिया, बराबर। तो अब देखिए इसमें तीनों भुजाएं समान सिद्ध होगी हमने, तो इसको बोलते हैं भू 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 प्रमेय। भू 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 प्रमेय के अनुसार ये संगतता क्या है, समरूपता है। इससे कोण B बराबर कोण Q, कोण Q हमारा 90 है तो कोण B भी 90 होगा।
अगला देखिए आकृति में क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर कोण 1 और बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए पी क्यू एस समरूप है कोण टी क्यू आर। पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर। तो देखो यहां पी क्यू आर में कोण है 1 बराबर कोण 2 दिया है, देखिए यहां पे कोण 1 है, सॉरी कोण 1 हमारा ये रहा। तो पी आर बराबर क्यू पी, पी आर बराबर पी क्यू। क्यों? कि ये दोनों कोण समान है तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी समान होगी, ये नियम है। कोण समान है तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी समान होगी। फिर क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन क्यू आर। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर। पी आर सॉरी देखिए क्यू आर पूरा लिया अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी होगा अपॉन पी क्यू। पी आर क्या से लिया भाई, हाँ पी आर। ये देख लेना दोस्तों, अब मैं यहां पूरा कर रहा हूं थियरम, टॉपिक हमारा पूरा होता है। आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।